हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम किसके बारे में बात करने आए हैं? आज हम बात करने आए हैं कंडक्टर्स के बारे में, जिसमें कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम कहते हैं कि कंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं। कंडक्टर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि हम ये मानते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं और ये हमेशा रैंडम डायरेक्शन में इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं। द फ्री चार्जेस कौन होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कंडक्टर के अंदर हम फ्री चार्जेस जिसको मानते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि हमारा नेगेटिव चार्ज है, जिसको कि हम कंडक्टर्स में फ्री मान रहे हैं मूवमेंट के लिए। ये हुई डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल के अंदर है, फ्री होते हैं, लेकिन वो मेटल को छोड़ नहीं सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री का मतलब यहाँ पे ये नहीं निकलता कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने फ्री बोल दिया तो वो मेटल छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, वो विद इन द मेटल इधर से उधर मूव करने के लिए फ्री हैं, रहेंगे वो मेटल के अंदर ही। लेकिन यहाँ पर इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में हमें एक फ्रीडम मिल रही है कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो दे कैन इजीली मूव विद इन द मटेरियल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे बात करते हैं पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि वो न्यूक्लियर के साथ होते हैं, और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की बातें आ रही हैं। एक तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मूवमेंट के लिए फ्री है, और दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाउंडेड हैं, जो कि फ्री नहीं है, जो मूवमेंट नहीं करेंगे, वो फिक्स है अपनी पोजीशन में। अब ये जो हमारे फ्री चार्जेस हैं जिनको कि हमने इलेक्ट्रॉन कहा है, इनके कारण क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर देख रहे हैं, जिसमें हमको दिख रहा है कि हमारा जो चार्ज है वो सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव हमको नजर आ रहा है। ये क्या है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडक्टर को बढ़िया से समझने के लिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम ये कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब आप समझते हैं, जब चार्ज को हम क्या मान रहे हैं, रेस्ट में, तो हम ये कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर जो है वो जीरो होती है। इनसाइड मींस द कोर ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं मिलता है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के अंदर हमेशा क्या रहता है, जीरो। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हमने यहाँ पे शॉर्ट में ELF लिखा है, वो हम मेटल के अंदर नहीं दिखाते। यानी डायग्राम्स के अंदर अगर आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मेटल के अंदर नहीं दिखाना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जीरो होता है। ये हमारा कंडक्टर है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे कंडक्टर को रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो फ्री चार्ज है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चला गया है। वो राइट से लेफ्ट की तरफ चला गया क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बात बताई है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही हमारा मूवमेंट के लिए फ्री है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका मूव करके गया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक तरफ उसकी डेफिशिएंसी हो गई, एक तरफ उसकी एक्सेस हो गई, और जिस तरफ एक्सेस हुई उस तरफ वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगा, और जिस तरफ उसकी डेफिशिएंसी हुई वो साइड पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। और यहां पर वो बात समझाने में आती है कि भाई हमने जो शुरू में कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब ये कि कभी भी हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें कभी भी ये जो सप्लाई है ये कभी भी कम नहीं मिलती। यानी कि जितना भी बड़ा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हमारे कंडक्टर के अंदर, हमारा ये जो मूवमेंट है चार्ज कैरियर्स का वो हो जाता है और वो नलीफाई कर देता है। मतलब अंदर ये जो मूवमेंट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मूवमेंट चार्ज कैरियर्स का हुआ है, ये अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एज यू कैन सी कि हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो हमारा अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया है, जिसको हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस से लिखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है, और ये उसको कैंसिल आउट कर देगा। इसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्या आएगा, जीरो। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, मतलब जैसे ही हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वैसे ही अरेंजमेंट हो जाता है, मतलब वैसे ही चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो जाता है और तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो वो कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि हमें कंडक्टर के अंदर जितना भी एक्सेस चार्ज है वो सारा सरफेस पर ही मिलता है, अंदर कोई चार्ज वहां पे हमें नहीं मिलता। व्हेन चार्ज एक्सेस चार्ज जो होता है उसको हम रखते हैं सॉलिड कंडक्टर पे, तो हम ये कहते हैं कि वो रिजाइड करेगा हमेशा कहाँ पे, सरफेस पर जाएगा।
वो कभी भी इंटीरियर में नहीं जाएगा, यानी कंडक्टर को आप कभी भी चार्ज देंगे तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो कहाँ जाता है, तो वो हमेशा सरफेस पे जाता है, वॉल्यूम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। ये बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम कंडक्टर के अंदर जाके देखें, ये हमने ब्लू डायग्राम बनाया हुआ है, ये कंडक्टर के अंदर है, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है अंदर, और ये हमको बता रहा है कि चार्ज जो है वो सरफेस पे ही होगा। यहाँ जो हमारा ब्लू हमने एरिया दिखाया है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो अगर हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज देंगे तो हमें सरफेस पे ही मिलेगा। इसलिए हमारे सवालों में जब हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ते हैं या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ते हैं तो दोनों के केस में हमारे जो डेरिवेशंस होते हैं उनके रिजल्ट सेम आते हैं, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो सरफेस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम ये कह रहे हैं कि गॉसियन सरफेस अगर हमने अंदर मानी है तो ये जो गॉसियन सरफेस है जिसको कि हमने यहाँ पे दिखाया है ब्लू से, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। नेट चार्ज enclosed by that Gaussian surface will always be zero. This is second property. Let's move to the third property of conductor. Conductor is an equipotential body. Conductor एक equipotential body है। जहां पे दूसरे पॉइंट ने हमको ये समझाया कि सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे रहेगा, वहीं तीसरी प्रॉपर्टी हमको ये बता रही है कि चार्ज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे इस तरीके से है कि पूरी सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इसके बहुत सारे मायने निकल के आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो हमेशा सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप जानते हैं क्या होगा, फिर उस केस में आप सरफेस के अलॉन्ग मूवमेंट कराओगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन मिलेगा। वो वर्क डन मिलने का मतलब है कि देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो हमेशा कंडक्टर के हर पॉइंट के क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस होंगी, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर चार्ज को हम अगर मूव कराते हैं तो उसमें कोई भी वर्क डन हमारी साइड से नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ 2 पॉइंट्स लिए हैं, उन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हम सरफेस पे मूव कराते हैं तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। ये हमेशा हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी कोई भी 2 पॉइंट्स हम सरफेस पे लेते हैं तो उनके लिए हमें पोटेंशियल सेम मिलेगा। कि अगर मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ है ए लेट्स से और एक पॉइंट यहाँ लिया बी, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो मुझे पोटेंशियल है वो सेम मिलेगा और इनके बीच में मूव कराने पर कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस लग रहा है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको कहा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी फील्ड लाइंस का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो पहली लाइन में आप देख रहे हैं कि लाइन जो आई है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरे केस में और वो अंदर से भी पास हो रही है, तो 2 कारणों से ये गलत हो गई। दूसरी लाइन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर भी नहीं है, हाँ वो अंदर से पास नहीं हो रही, यहाँ पर वो सही है, लेकिन ओवरऑल ये गलत है क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो आपको मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस दिखानी नहीं है, दूसरी बात वो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत हो गई। यहाँ आपकी लाइन जो है वो आपको दिख रहा है कि भाई ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, चलो ठीक है हमने मान लिया, लेकिन अंदर आपने मेटल के दिखा दी, ये बात गलत है ना। मेटल के अंदर लाइंस नहीं जा सकती, कंडक्टर के अंदर लाइंस नहीं जा सकती। चौथा वाला जो लाइन है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर एक तो 90 डिग्री एंगल दिखाया, बहुत सही, और मेटल के अंदर इसको जाते हुए नहीं दिखाया। इसका मतलब ये है कि ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले डायग्राम की तरफ, अगले प्रॉपर्टी की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि सरफेस पे आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ले सकते हो। इस बात को हम गॉसियन सरफेस से भी समझा सकते हैं। ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये सरफेस के हर पॉइंट पे कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम किया। गॉसियन सरफेस में हमने क्या किया, हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है, क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं ए होगा। यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन जो है वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्यू एनक्लोज यहाँ पे कितना होगा, तो थर्ड सरफेस में कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होगा क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। पहली सरफेस जो है वो कंडक्टर के बाहर है,
तो केवल और केवल चार्ज कहाँ एनक्लोज हो रहा है, सेकंड सरफेस पे, और सेकंड सरफेस का एरिया अगर हमने ए माना तो सिग्मा इंटू ए करने से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू एनक्लोज मिल जाएगा। अब रही बात ई डॉट डी एस की, ई डॉट डी एस अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे तीन सरफेस दिखाई हुई है। पहली सरफेस हमारा अपर क्रॉस सेक्शन है, सेकंड जो है वो कर्व्ड सरफेस है, और जो थर्ड है वो कंडक्टर के अंदर हमारा क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड के लिए हमारा फाई जो है ई डॉट डी एस जो है वो 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमारे एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। पहले और तीसरे के बीच में बात करने जा रहे हैं, तो तीसरे के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही 0 हो गया क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है। यानी तीन इंटीग्रेशन में से केवल एक इंटीग्रेशन काम आया, कौन सा, ई डॉट डी एस सरफेस 1 के लिए। तो हम जब उसको सॉल्व करेंगे और उसको सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहली सरफेस के लिए आपको मिला, दूसरी और तीसरी सरफेस के लिए रिजल्ट 0 हो गए। 0 होने के कारण भले अलग अलग हैं लेकिन दोनों 0 हो गए। दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने रखा, तो हमें रखने पर यहाँ पे वैल्यू मिली, ई की कितनी वैल्यू मिली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। सो यहाँ पे हमने कहा कि कंडक्टर की सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके ऊपर कंडक्टर है, न्यूट्रल है, पॉइंट चार्ज को हमने प्लेस किया एट अ डिस्टेंस r, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो है वो r है, और पॉइंट p जो है वो x डिस्टेंस पे। हमसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q एट p बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q एट p कितना होगा, तो q के कारण q से डिस्टेंस कितना x, तो कितना हो जाएगा kq बाय एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल। दूसरे में कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन स्फीयर एट p, तो हम देख सकते हैं कि प्लस क्यू के कारण हमारे स्फीयर की सरफेस पे चार्ज आएगा, उस चार्ज के कारण हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर नेट तो 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे हमारा पॉइंट पी, कंडक्टर के अंदर है। ये प्रॉपर्टीज का फायदा, इस तरीके के क्वेश्चन में आप प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर को यूज करते हो। अब हमने इस बात को अप्लाई किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ कंडक्टर क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो पॉइंट पी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा टोटल। अब ये टोटल में कौन कौन आ गया, इंड्यूस चार्ज आ गया और हमारा पॉइंट पी आ गया। इंड्यूस चार्ज प्लस पॉइंट पी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ऑपोजिट टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्यू चार्ज। बात समझे, तो वेरी सिंपल। फिर तीसरे में, अब ये सिंपल हो पा रहा है आपके पास क्योंकि आपने कंडक्टर के प्रॉपर्टी अभी ध्यान से सुने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू की हम बात करते हैं, वेरी सिंपल, के क्यू बाय एक्स, नो डाउट अबाउट इट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन स्फीयर की बात हम करते हैं, तो वंस अगेन जो मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन देखा, उससे हमें क्या मालूम पड़ा, कंडक्टर के अंदर सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमको पॉइंट पी पे मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे वो पोटेंशियल पॉइंट पी पे कौन सा पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल होगा। टोटल पोटेंशियल में से अगर आप पॉइंट पी पे क्यू चार्ज का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको किसका पोटेंशियल मिल जाएगा, इंड्यूस चार्ज का। हमने अभी तक पेन भी नहीं उठाया और हमने केवल कंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो अभी तक पढ़ी हैं उनकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का। हमने कहा पहले पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हम लिखते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब हम करते हैं तो एवरी कंडक्टर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, किस किस के कारण, हमारा जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण और इंड्यूस चार्ज के कारण। ये बात मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे इंड्यूस चार्ज के कारण, दोनों का सम क्या आया, 0। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड केवल पॉइंट पी के कारण, पॉइंट पी पर क्यू के कारण पूछा है पहले पार्ट में, उसको लिखा तो वो केवल कितना आया, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज का पूछा, तो जैसा कि मैंने आपको कहा नेट सम क्या है, 0। तो जितना भी हमारा क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका हमें सिर्फ क्या करना है, ऑपोजिट। तो पहले वाले के आंसर को माइनस लगा के लिख दिया, वहां डायरेक्शन एपी थी तो यहां डायरेक्शन ऑपोजिट टू एपी हो जाएगी। इसके बाद तीसरे पार्ट में हमने क्या कहा, पोटेंशियल की बात करी है। पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना होगा, 0 होगा, और प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल क्यू 0 होगा क्योंकि आप समझ गए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब ये पोटेंशियल अगर सेंटर पे हमने के क्यू बाय आर लिखा है तो पॉइंट पी पे भी यही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ 0 है। लेकिन मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं, पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल हम बोल रहे हैं ये के क्यू बाय आर टोटल पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल है, किस पर,
पॉइंट पी पर, और ये किस किस का सम है, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। वही कंसेप्ट जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया। तो एक प्रॉपर्टी हमारे कितने काम आ रही है, कितनी जल्दी जल्दी हमको ये आंसर भी दे रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, पॉइंट पी पर इंड्यूस चार्ज के कारण कितना मिला, तो हमने कहा कि भाई ये इंड्यूस चार्ज और क्यू चार्ज मिला के टोटल पोटेंशियल के बराबर, दैट इज के क्यू बाय आर, और क्यू चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय एक्स, तो के क्यू बाय आर में से के क्यू बाय एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट पी इजीली मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपकी आसान हो पाई, किसकी वजह से, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर की वजह से। दो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, जिनकी मदद से आप क्वेश्चंस को इसी तरीके से बहुत तेजी से कर सकते हैं।